नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास और आजीविका से संबंधित। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को संगठित कर उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। स्वयं सहायता समूह की संरचना और कार्यप्रणाली। SHG आमतौर पर 10 से 20 सदस्यों का समूह होता है जो नियमित रूप से बैठकें करते हैं, बचत करते हैं और आंतरिक ऋण प्रणाली के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सामाजिक समावेशन का अर्थ और जीविका परियोजना में इसका उपयोग। सामाजिक समावेशन का अर्थ है सभी वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना, विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों को। जीविका परियोजना में यह महिला, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देकर लागू किया जाता है। बिहार जीविका परियोजना के उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को संगठित कर उन्हें सामूहिक रूप से सशक्त बनाना, आजीविका के विविध अवसर उपलब्ध कराना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना, संस्थागत विकास के माध्यम से दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और योजना निर्माण। परियोजना निगरानी और मूल्यांकन के प्रमुख चरण: योजना निर्माण, कार्यान्वयन, डेटा संग्रह, विश्लेषण, रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्यवाही। स्वॉट एनालिसिस ये एक स्ट्रेटेजिक योजना उपकरण है जिसमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का विश्लेषण किया जाता है। MIS प्रणाली का महत्व। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की परियोजना की प्रगति को ट्रैक करने, निर्णय लेने और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है। प्रशासनिक और वित्तीय ज्ञान। बजट निर्माण की प्रक्रिया, आवश्यकताओं का आकलन, अनुमानित खर्चों की सूची, संसाधनों का आवंटन और अनुमोदन। डबल एंट्री सिस्टम यह लेखा प्रणाली है जिसमें हर लेन देन को 2 खातों में दर्ज किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। NGO में फंड ट्रैकिंग के लिए बजट बनाना, खर्चों का रिकॉर्ड रखना, ऑडिट करना और रिपोर्टिंग करना आवश्यक होता है। सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय। बिहार राज्य की प्रमुख ग्रामीण योजनाएं: जीविका, हर घर नल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कृषि यांत्रिकीकरण योजना। जीविका परियोजना की शुरुआत 2006 में बिहार सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी। BRLPS का पूरा नाम और कार्यक्षेत्र बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी। इसका कार्यक्षेत्र बिहार राज्य में ग्रामीण आजीविका संवर्धन है। बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? बजट निर्माण की प्रक्रिया किसी भी परियोजना या संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य है। बिहार जीविका जैसी परियोजनाओं में यह प्रक्रिया पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है। बजट निर्माण की प्रक्रिया, चरण दर चरण विवरण। आवश्यकताओं का आकलन, नीड्स असेसमेंट। परियोजना के लक्ष्यों और गतिविधियों की पहचान की जाती है। विभिन्न विभागों से अनुमानित आवश्यकताओं की जानकारी ली जाती है। अनुमानित खर्चों की सूची बनाना, कॉस्ट एस्टिमेशन। प्रत्येक गतिविधि के लिए संभावित खर्च का अनुमान लगाया जाता है। इसमें मानव संसाधन, सामग्री, यात्रा, प्रशिक्षण आदि शामिल होते हैं। संसाधनों का आवंटन, रिसोर्स एलोकेशन। उपलब्ध फंड के अनुसार विभिन्न मदों में राशि का वितरण किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर खर्च तय किए जाते हैं। बजट का प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्टिंग द बजट। सभी खर्चों और आय के स्रोत को मिलाकर एक प्रारंभिक बजट तैयार किया जाता है। इसे एक्सेल या MIS प्रणाली में दर्ज किया जाता है। अनुमोदन, अप्रूवल। बजट को उच्च अधिकारियों या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आवश्यक संशोधन के बाद इसे स्वीकृत किया जाता है। कार्यान्वयन और निगरानी, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। स्वीकृत बजट के अनुसार खर्च किया जाता है। नियमित रूप से खर्च की समीक्षा और रिपोर्टिंग की जाती है। ऑडिट और मूल्यांकन, ऑडिट एंड इवैल्यूएशन। बजट के उपयोग की जांच की जाती है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है। लेखा प्रणाली में डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम लेखा प्रणाली की एक आधारभूत और विश्वसनीय विधि है जिसका उपयोग अधिकांश संगठनों और परियोजनाओं में किया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इसे अन्य लेखा प्रणालियों से अलग और अधिक प्रभावी बनाती हैं। डबल एंट्री सिस्टम की महत्वपूर्ण विशेषताएं: 1. हर लेनदेन की 2 प्रविष्टियां होती हैं। प्रत्येक वित्तीय लेनदेन को 2 खातों में दर्ज किया जाता है,
एक डेबिट जिसे डीआर कहते हैं और एक क्रेडिट जिसे सीआर कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि नकद में सामान खरीदा गया तो सामान खाता डेबिट होगा और नकद खाता क्रेडिट। दूसरा, लेन देन का द्वैतीय प्रभाव यानी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये सिद्धांत कहता है कि हर लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है, एक संसाधन प्राप्त होता है और दूसरा संसाधन कम होता है। तीसरा, संतुलन बनाए रखता है। डेबिट और क्रेडिट की कुल राशि हमेशा समान होती है, जिससे लेखा पुस्तकों में संतुलन बना रहता है। चौथा, त्रुटियों की पहचान में सहायक। यदि डेबिट और क्रेडिट में असंतुलन हो तो ये संकेत देता है कि कहीं कोई गलती हुई है। इससे ऑडिट और सत्यापन आसान हो जाता है। पांचवा, विस्तृत रिकॉर्डिंग और तारतम्यता। प्रत्येक लेन देन का पूरा विवरण दर्ज होता है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनती है। छठा, वित्तीय स्थिति का सटीक आकलन। बैलेंस शीट, लाभ हानि विवरण आदि तैयार करने में ये प्रणाली सटीकता प्रदान करती है। किसी एनजीओ में फंड ट्रैकिंग कैसे की जाती है? एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फंड ट्रैकिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्राप्त धनराशि का सही उपयोग सही उद्देश्य के लिए हो रहा है और पारदर्शिता बनी रहे। नीचे इसकी प्रमुख विधियां और चरण दिए गए हैं। एनजीओ में फंड ट्रैकिंग की प्रक्रिया। 1. बजट निर्माण और अनुमोदन। प्रत्येक परियोजना या गतिविधि के लिए विस्तृत बजट तैयार किया जाता है। इसे मैनेजमेंट या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 2. अलग अलग फंड खातों का रखरखाव। विभिन्न स्रोतों जैसे सरकारी, सीएसआर, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त फंड के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। इससे फंड का स्रोत और उपयोग स्पष्ट रहता है। तीसरा, लेन देन का रिकॉर्ड रखना यानी अकाउंटिंग एंट्रीज। सभी खर्चों और प्राप्तियों को डबल एंट्री सिस्टम के तहत दर्ज किया जाता है। इससे हर फंड मूवमेंट का ट्रैक बना रहता है। चौथा, वित्तीय रिपोर्टिंग और एमआईएस प्रणाली। मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। एमआईएस प्रणाली के माध्यम से डेटा को डिजिटल रूप में ट्रैक किया जाता है। पांचवा, ऑडिट और सत्यापन। आंतरिक और बाह्य ऑडिट के माध्यम से फंड के उपयोग की जांच की जाती है। इससे तारतम्यता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। छठा, डोनर रिपोर्टिंग और फीडबैक। फंड देने वाली संस्थाओं को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी जाती है। उनके फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। बिहार के नजरिए से केंद्रीय बजट 2025-26। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा सदन में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया, जिसमें देश के समग्र विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसमें न सिर्फ एक वर्ग का ध्यान रखा गया, बल्कि देश के हर तबके के लिए कई सौगात दिए गए। सबसे ज्यादा एवं सबसे महत्वपूर्ण राहत मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए रहा, जिसमें नए कर ढांचे के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। ये कदम नागरिकों की बचत और उपभोग क्षमता को बढ़ावा देगा। कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु बजट में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें किसान क्रेडिट की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया गया। दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना है। स्वास्थ्य और शिक्षा हेतु अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अगले वर्ष में 10,000 अतिरिक्त सीटें शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। प्रस्तुत बजट 2025-26 बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है, जिससे बिहार में मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने के लिए ये अभूतपूर्व पहल है। इससे मिथिला और सीमांचल क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की मदद से 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बिहार के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दलहन और कपास उत्पादन को बढ़ावा देने की भी योजना केंद्र सरकार की है।
बुनियादी ढांचा और परिवहन को ध्यान में रखते हुए बिहार में हवाई संपर्क बढ़ाने हेतु पटना हवाई अड्डे का विस्तार और बिहटा में नया हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। बिहार में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से नए राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य की लॉजिस्टिक सिस्टम को मजबूती मिलेगी। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और रोजगार हेतु बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना में नए कोर्स और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बिहार में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण हेतु बिहार में 10 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और मरीजों को अपने राज्य में रहकर इलाज में विशेष सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर ये बजट देश के समग्र विकास के साथ बिहार के विकास को नई दिशा देने वाला बजट साबित हो सकता है। ये बजट बिहार को कृषि, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेगा और राज्य की आर्थिक वृद्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेगा। नागरिकों के कल्याण और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सामाजिक समावेशन का क्या अर्थ है और ये जीविका परियोजना में कैसे लागू होता है? ये विषय बिहार जीविका प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सामाजिक समावेशन का अर्थ। सामाजिक समावेशन यानी सोशल इंक्लूजन का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या शारीरिक अक्षमता के कारण विकास के अवसरों से वंचित न रहे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार, सम्मान, अवसर और संसाधनों तक पहुंच दी जाती है, ताकि वे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके और समाज में गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सामाजिक समावेशन के प्रमुख तत्व। 1. समान अवसर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच। 2. सक्रिय भागीदारी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी। 3. भेदभाव का उन्मूलन। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। 4. सशक्तिकरण। कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना। जीविका परियोजना में सामाजिक समावेशन का कार्यान्वयन। बिहार की जीविका परियोजना सामाजिक समावेशन को अपने मूल सिद्धांतों में शामिल करती है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबों, विशेषकर वंचित वर्गों को संगठित कर उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएं। प्रमुख उपाय। महिला सशक्तिकरण। जीविका परियोजना में 90% से अधिक SHG महिलाएं हैं। उन्हें नेतृत्व, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता में प्रशिक्षित किया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति को प्राथमिकता। इन वर्गों को SHG में शामिल कर विशेष योजनाओं से जोड़ा जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी। मुस्लिम, ईसाई आदि समुदायों को भी SHG और CLF में शामिल किया जाता है। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए विशेष पहल। जीविका परियोजना में ऐसे लोगों को भी आजीविका के अनुकूल कार्यों से जोड़ा जाता है। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति CRP। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें समुदाय में नेतृत्व की भूमिका दी जाती है। BRLPS का पूरा नाम और कार्यक्षेत्र। ये विषय बिहार जीविका परियोजना की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। BRLPS का पूरा नाम। BRLPS का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, यानी बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति। ये बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है, जिसे जीविका परियोजना के क्रियान्वयन के लिए गठित किया गया था। इसका गठन 2006 में विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। BRLPS का कार्यक्षेत्र। BRLPS का मुख्य उद्देश्य है बिहार के ग्रामीण गरीबों को संगठित कर उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। प्रमुख कार्यक्षेत्र। 1. स्वयं सहायता समूह का गठन और सशक्तिकरण। महिलाओं के SHG बनाकर उन्हें वित्तीय और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। 2. वित्तीय समावेशन। बैंक खाता खोलना, ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ना। 3. कौशल विकास और प्रशिक्षण। युवाओं और महिलाओं को विभिन्न आजीविका गतिविधियों जैसे सिलाई, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन आदि में प्रशिक्षित करना।
4. सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण। एसएचजी के ऊपर क्लस्टर लेवल फेडरेशन और वीओ का गठन कर संस्थागत ढांचा तैयार करना। 5. सामाजिक समावेशन। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और अन्य वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करना। 6. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और मूल्यांकन। एमआईएस प्रणाली के माध्यम से परियोजना की प्रगति को ट्रैक करना और सुधारात्मक कदम उठाना। जीविका परियोजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? जीविका परियोजना की शुरुआत वर्ष 2006 में बिहार सरकार द्वारा की गई थी, जिसमें विश्व बैंक का तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ था। इसका उद्देश्य था बिहार के ग्रामीण गरीबों को संगठित कर उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना और उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस परियोजना की परिकल्पना बिहार सरकार ने गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और वित्तीय बहिष्करण जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए की थी। प्रारंभ में इसे दरभंगा, मधेपुरा, गया और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में पायलट आधार पर शुरू किया गया। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए इसे पूरे राज्य में विस्तार दिया गया। इसके क्रियान्वयन के लिए BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी नामक एक स्वायत्त संस्था की स्थापना की गई, जो ग्राम संगठन, क्लस्टर स्तर की संस्थाएं और जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से इसे संचालित करती है। एमआईएस प्रणाली का क्या महत्व है किसी ग्रामीण परियोजना में? एमआईएस प्रणाली का महत्व ग्रामीण परियोजना में एमआईएस प्रबंधन सूचना प्रणाली एक ऐसी तकनीकी व्यवस्था है जो किसी परियोजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित, संगठित, विश्लेषित और प्रस्तुत करती है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया सटीक, पारदर्शी और प्रभावशाली हो। ग्रामीण परियोजना में एमआईएस के प्रमुख लाभ। नंबर 1, डेटा संग्रह और विश्लेषण। एमआईएस प्रणाली के माध्यम से एसएचजी, लाभार्थी, प्रशिक्षण, ऋण वितरण, आजीविका गतिविधियों आदि का डेटा नियमित रूप से एकत्र किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। 2, परियोजना की निगरानी या मॉनिटरिंग। एमआईएस से ये पता चलता है कि कौन सी गतिविधियां समय पर हो रही हैं, कहाँ देरी है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। 3, पारदर्शिता और जवाबदेही। सभी सूचनाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध होने से भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और सभी हितधारकों को जवाबदेह बनाया जा सकता है। 4, नीतिगत निर्णय लेने में सहायक। एमआईएस से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर सरकार या परियोजना अधिकारी नई योजनाएं बना सकते हैं या पुरानी योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं। 5, लाभार्थियों की ट्रैकिंग। कौन कौन से लाभार्थी किस योजना से जुड़े हैं, उन्हें कितना लाभ मिला, उनकी प्रगति कैसी है, ये सब एमआईएस से ट्रैक किया जा सकता है। 6, संसाधनों का कुशल उपयोग। एमआईएस ये दर्शाता है कि कहाँ कितने संसाधनों की आवश्यकता है और कहाँ उनका दुरुपयोग हो रहा है। रोचक केस स्टडी, जीविका एमआईएस प्रणाली, समस्तीपुर, बिहार। समस्तीपुर जिले में जीविका परियोजना के तहत एमआईएस प्रणाली लागू की गई। इससे एसएचजी की संख्या, बैंक लिंकेज, ऋण वितरण, प्रशिक्षण की स्थिति और महिला सशक्तिकरण की प्रगति को ट्रैक किया गया। एमआईएस रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों ने उन पंचायतों की पहचान की जहां एसएचजी की संख्या कम थी और वहां विशेष अभियान चलाया गया। परिणाम स्वरूप 6 महीने में 300 नए एसएचजी गठित हुए। एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक उपकरण है जो किसी भी परियोजना, संगठन या व्यक्ति की स्थिति को समझने और सुधारने में मदद करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण क्या है? एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण एक रणनीतिक योजना निर्माण की तकनीक है जिसका उपयोग किसी संगठन, परियोजना, व्यक्ति या व्यवसाय की आंतरिक और बाह्य स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम है एस, स्ट्रेंथ्स यानी ताकत, डब्ल्यू, वीकनेसेस यानी कमजोरियां, ओ, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, टी, थ्रेट्स यानी खतरे। यह विश्लेषण 4 भागों में विभाजित है जिससे ये समझने में आसानी होती है कि किसी योजना या संगठन की वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एसडब्ल्यूओटी के 4 घटकों का विस्तृत विवरण। नंबर 1, स्ट्रेंथ्स यानी ताकतें। वे आंतरिक गुण या संसाधन जो किसी संगठन या व्यक्ति को दूसरों से बेहतर बनाते हैं। उदाहरण, कुशल मानव संसाधन, मजबूत नेतृत्व, वित्तीय स्थिरता और तकनीकी दक्षता। नंबर 2, वीकनेसेस यानी कमजोरियां।
वे आंतरिक सीमाएं या कमियां जो विकास में बाधा बन सकती हैं। उदाहरण: सीमित बजट, अपर्याप्त प्रशिक्षण, खराब संचार प्रणाली। नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर। बाह्य स्थितियां या संभावनाएं जिनका लाभ उठाकर संगठन या व्यक्ति अपनी स्थिति सुधार सकता है। उदाहरण: सरकारी योजनाएं, नई तकनीक, बाजार की मांग। नंबर 4, थ्रेट्स यानी खतरे। बाहरी रोज़े या चुनौतियां जो संगठन की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण: प्रतिस्पर्धा, नीति परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं। SWOT विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जाता है? SWOT विश्लेषण का उपयोग विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। परियोजना प्लानिंग में परियोजना शुरू करने से पहले SWOT विश्लेषण करके ये तय किया जाता है कि किन क्षेत्रों में ध्यान देना है, कौन से रोज़िक हैं और किन अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। नीतिगत निर्णयों में सरकारी योजनाओं या NGO की रणनीतियों को तय करने में SWOT विश्लेषण से ये समझ आता है कि किस दिशा में काम करना अधिक प्रभावी होगा। व्यक्तिगत विकास में व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानकर करियर या शिक्षा में सही निर्णय ले सकता है। SHD और ग्रामीण संस्थाओं में स्वयं सहायता समूह अपनी आंतरिक स्थिति और बाहरी अवसरों का मूल्यांकन कर आजीविका योजनाओं को बेहतर बना सकते हैं। केस स्टडी: स्वावलंबी SHG गया, बिहार। स्वावलंबी SHG ने SWOT विश्लेषण किया और पाया कि उनकी ताकत है सिलाई का कौशल और सामूहिक एकता। कमजोरियां थीं बाजार की जानकारी की कमी और सीमित पूंजी। अवसर के रूप में उन्होंने देखा कि स्कूल यूनिफॉर्म की मांग बढ़ रही है और सरकार प्रशिक्षण दे रही है। खतरे के रूप में प्रतिस्पर्धा और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव थे। इस विश्लेषण के आधार पर उन्होंने प्रशिक्षण लिया, बैंक से ऋण प्राप्त किया और यूनिफॉर्म सिलाई का कार्य शुरू किया। आज वे 20,000 रुपये प्रतिमाह कमा रही हैं। परियोजना मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के प्रमुख चरण कौन-कौन से हैं? अच्छा सवाल है प्रिंस। परियोजना मॉनिटरिंग और मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, किसी भी विकास परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। आइए इसके प्रमुख चरणों को विस्तार से समझते हैं। परियोजना मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की प्रमुख चरण। 1. योजना प्लानिंग। परियोजना के उद्देश्य, गतिविधियां, समय सीमा और अपेक्षित परिणाम तय किए जाते हैं। निगरानी और मूल्यांकन के लिए संकेतक, इंडिकेटर्स निर्धारित किए जाते हैं। 2. क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। परियोजना को योजनानुसार क्रियान्वित किया जाता है। गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है और समय समय पर प्रगति की समीक्षा होती है। 3. डेटा संग्रह। निर्धारित संकेतकों के आधार पर फील्ड से डेटा एकत्र किया जाता है। ये डेटा प्राथमिक, फील्ड सर्वे, साक्षात्कार और द्वितीयक, रिपोर्ट MIS स्रोतों से लिया जा सकता है। 4. विश्लेषण। एकत्रित डेटा का विश्लेषण किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि परियोजना अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है या नहीं। SWOT या गैप एनालिसिस जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। 5. रिपोर्टिंग। विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें उपलब्धियां, चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता बताई जाती है। ये रिपोर्ट परियोजना प्रबंधकों, डोनर एजेंसियों और हितधारकों को प्रस्तुत की जाती है। 6. सुधारात्मक कार्रवाई। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाते हैं। रणनीति, संसाधन आवंटन या कार्यप्रणाली में बदलाव किया जा सकता है। बिहार में 2025 में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाएं और मेगा प्रोजेक्ट्स की सूची दी जा रही है। बिहार की प्रमुख मेगा प्रोजेक्ट्स 2025। परियोजना और विवरण। पटना मेट्रो 13,365 करोड़ रुपए की लागत से 5 चरणों में निर्माण, 2025 तक पहला चरण चालू होने की उम्मीद। AIMS दरभंगा 1264 करोड़ रुपए की लागत से 750 बेड वाला मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर। पटना रिंग रोड राजधानी के चारों ओर यातायात को सुगम बनाने के लिए। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पूर्वी भारत को जोड़ने वाली हाई स्पीड सड़क। विक्रमशिला सेतु समानांतर पुल। भागलपुर में गंगा नदी पर नया पुल। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पटना मरीन ड्राइव गंगा किनारे पर्यटन और सौंदर्यीकरण परियोजना। बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं। मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देना। वेस्टर्न कोशी कैनल प्रोजेक्ट मिथिलांचल क्षेत्र में सिंचाई और कृषि सुधार। IIT पटना विस्तार योजना उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान खाद्य प्रोसेसिंग और उद्यमिता को बढ़ावा देना। पत्रकार सम्मान पेंशन योजना पत्रकारों के लिए 15,000 रुपये मासिक पेंशन।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता, कुशल युवा कार्यक्रम, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज इन द एंड, जस्ट द बिगिनिंग। स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड। If this moved you, imagine what's coming next. Don't forget to follow the journey. Thanks again.